नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी कि कक्षा 9 की एनसीईआरटी की बुक्स जो अभी लगी हुई है उसमें से हम पहले अध्याय पर हैं और उसके 2 पार्ट का हमने अध्ययन कर लिया है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, नहीं तो आप जो मैं इम्पोर्टेंट लाइन बताता हूँ वहाँ आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। नोट्स बनाते रहें। जो इस एनसीईआरटी में से कुछ लाइनें और कुछ प्रश्न निकल रहे हैं वो शायद किसी पासबुक में मैंने नहीं देखे हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। जो भी अब पेपर बन रहे हैं, अब उनका सबका ट्रेंड बदल रहा है और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हमने यहाँ नसीराबाद क्रांति तक पढ़ लिया था और नसीराबाद से जो सबसे महत्वपूर्ण था कि अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भागकर कहाँ गए थे, तो ब्यावर में शरण ली थी। यहाँ तक हमने देख लिया और उसके बाद हमने देखा था कि नसीराबाद से सीधे जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ गए थे, वो दिल्ली गए थे। तो अब हम अध्ययन करेंगे नीमच क्रांति का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जो कि राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है और इस वीडियो को पॉज करके आप नोट बना सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा धुंधला दिखता है और क्वालिटी सही नहीं आ रही तो आपको इसकी क्वालिटी चेंज करके 360 करके आप इसको देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नीमच क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून, तो आपको एक तो ये डेट लिखनी है कि नीमच में क्रांति कब हुई थी, तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो ये डेट हो गई। पहला प्रश्न यहाँ से है। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। नीमच के जो क्रांतिकारी हैं, देखिए अब एक चीज और, नसीराबाद से क्रांतिकारी सीधे कहाँ पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे। तो नीमच से जो क्रांतिकारी गए थे वो कहाँ गए थे, वो शाहपुरा पहुंच गए। शाहपुरा के शासक क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। यानी इस नीमच से भी अंतिम पड़ाव कहाँ था, दिल्ली का था। नसीराबाद से भी दिल्ली गए और नीमच के जो क्रांतिकारी थे वो शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती गई। जहाँ जहाँ से ये गुजरे वहाँ वहाँ से इनकी क्रांति में वृद्धि होती गई। उसके बाद नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश के पर कप्तान शावर्स कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो इसमें से लगभग 2 ही प्रश्न निकलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 मान लीजिए आप। पहला तो नीमच की क्रांति कब हुई, 3 जून को, और 8 जून को वापस अंग्रेज सरकार का अधिकार हो गया। यहाँ का एजीजी कौन था, लॉरेंस के निर्देश पर शावर्स। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक लाइन थोड़ी सी ये ध्यान रखनी है कि नीमच के क्रांतिकारी कहाँ गए थे, यहाँ से, तो यहाँ से सीधे गए थे शाहपुरा होके दिल्ली पहुंचे थे। अब बात करते हैं एरनपुरा या आउवा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। यानी विद्रोह का जो झंडा उठाने का काम किया और चुनौती का काम किया, वो क्या किया, मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को, एरनपुरा में कहाँ की सैनिक टुकड़ी थी या कौन सी सैनिक टुकड़ी थी, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो जोधपुर की सैनिक टुकड़ी। जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब आप ध्यान रखें, एरनपुरा और आउवा में, है ना, यहाँ पर क्रांति कब हुई, तो 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में क्रांति हुई थी। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अव्वा, पाली जिले की एक गांव है अव्वा, के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। अव्वा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था और ये कुशाल सिंह के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा नोट डाउन करें। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आ
पहुंचे थे। यहाँ आवा में आपको कुशाल सिंह का नाम विशेष तौर से ध्यान में रखना है। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आवा भेजी। यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जोधपुर के कौन से महाराजा ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों का दमन करने के लिए सेना भेजी, तो आपको ध्यान में रखना है कुशल राज। 8 सितंबर 1857 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 8 सितंबर 1857 को आवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। 2 हुए थे, एक 8 सितंबर को, एक 18 सितंबर को। ये दोनों डेट आपके सामने हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया, जिसको अधिकतर ओनाड सिंह भी बोलते हैं। कई जगह ओनाड सिंह लिखा हुआ आता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ में लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी लॉरेंस, वहां भी लॉरेंस था, यहाँ भी एजीजी लॉरेंस, एक सेना लेकर स्वयं आवा गया और 18 सितंबर को जो युद्ध हुआ उसे कालोय गोरों का युद्ध भी कहते हैं। इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। दोनों युद्ध आपको याद रखना है, एक 8 सितंबर का और एक 18 सितंबर का। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ 1857 आवा किले के इसी दरवाजे पर लटका गया था अंग्रेजों का सिर। यहाँ पर अंग्रेज का सिर लटकाया गया था, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। लॉर्ड जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को नहीं भूला था, इसलिए आवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलुम्बर चला गया। ये पूछा जाता है कि ठाकुर कुशाल सिंह आवा को छोड़कर कहाँ शरण ली थी, तो यहाँ है सलुम्बर, इसको आप ध्यान रखें। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आवा के किले पर अधिकार कर लिया। तो किसके नेतृत्व में आवा के किले पर अधिकार हुआ, तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा, आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार भी किए। तो इनमें से जो फैक्ट निकले हैं वो आप नोट डाउन करें। उसके बाद बात करते हैं आगे, मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंची, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ तथा अंग्रेज कप्तान शावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, महाराणा मेवाड़ का जो महाराणा था वो स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें। पॉलिटिकल एजेंट शावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान शावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसके अंदर सिर्फ आपको महाराणा स्वरूप सिंह का ही ध्यान में रखना है, जिन्होंने एजीजी का साथ दिया। यहाँ तक कि सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान शावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान शावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गया। तो आप केसरी सिंह का ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, किसके लिए बोल रहा था, सलुम्बर का था, केसरी सिंह कहाँ का था, तो सलुम्बर का रावत था केसरी सिंह, उसने ये धमकी दी थी। अब बात करते हैं हम कोटा में क्रांति की। राजस्थान के राज्य में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। इस कारण वहां पर क्रांति हुई थी। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखें कि मेजर बर्टन के कौन कौन से अंग्रेजों को सौंपने की दी थी,
क्रांतिकारियों को, तो एक तो जयदयाल, एक तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा, जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, ये तीनों नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखने हैं, याद रखने हैं। जयदयाल, कोटा का जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को सलाह दी गई थी कि वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई है। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। इस कोटा की क्रांति की डेट आपको याद रखनी है, 15 अक्टूबर 1857 को। ये तीनों नाम याद रखने हैं, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। पॉलिटिकल एजेंट का नाम याद रखना है, मेजर बर्टन। आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि कोर्ट में क्या लगता है, बटन, तो कोटा में क्या हो गया, मेजर बर्टन। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे कहाँ की क्रांति है जहाँ पर वहीं के महाराव या महाराजा को कैद कर लिया गया, तो वह कोटा की क्रांति में कोटा के महाराव को ही कैद कर लिया गया था। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। ध्यान रखें, संधि पत्र में कितनी शर्तें थी, 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक शर्त यही थी कि महाराव के आदेश पर ही मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या की गई थी। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। अब आप दूसरी चीज़ यहाँ देख सकते हैं, कोटा की क्रांति के लिए कहाँ की सैनिक सहायता की जरूरत पड़ी, करौली की सैनिक सहायता की जरूरत पड़ी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। आप अगर इस बुक्स को इस तरह पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा, उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार, अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। तब तक यही स्थिति बनी रही। कहाँ से आया था, नसीराबाद से। कितने सैनिक थे, 5,500। कब आया था, 22 मार्च 1858। कौन आया था, H.G. रॉबर्ट्स। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, उन्हें कोटा से भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अनुमानित दंड दिया गया और जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया। किसको गिरफ्तार किया गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जयदयाल एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी का रोल अदा करता है। इस जयदयाल के साथ साथ 2 नाम और हैं, जिसमें कौन कौन है, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। कोटा में मेजर बर्टन था, इसकी हत्या की गई, इसके 2 बेटों की हत्या की गई। और यहाँ पर क्रांति कब हुई, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई। कितनी शर्तें थी, 9 शर्तें थी। विशेष शर्त कौन सी थी कि महाराव के आदेश पर और इसकी इच्छा अनुसार मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या की गई। यहाँ पर प्रश्न एक और पूछा जाता है कि किस जगह पर क्रांतिकारियों ने वहीं के शासक को बंदी बनाया, तो कोटा के महाराव को बंदी बनाया। यहाँ पर किसने वापस कोटा पर अधिकार किया, किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा पर अधिकार किया, तो आपको ध्यान रखना है, मेजर H.C. रॉबर्ट्स। नसीराबाद से आए 5,500 सैनिक लेकर, और कब अधिकार किया, 22 मार्च 1858 को। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 15 अक्टूबर से लेके 22 मार्च 1858 तक 6 महीने तक ये क्रांति चली। अब बात करते हैं अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। जहाँ जहाँ क्रांति हुई थी वहाँ बात की। अब अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज क्या क्या थी वह भी देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक सीमित नहीं रही, अभी तो इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा से काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। ऐसा कौन सा क्षेत्र था या ऐसा कौन सा रियासत थी जो कि क्रांति के समय शांत रही, तो उसका नाम है भरतपुर।
मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। बाद में जाके भरतपुर की क्रांति ने बिगुल बजाया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन, तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो गया? मेजर मॉरिसन। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता, ध्यान रखें इस चीज़ का, भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। पूछा जा सकता है किस जाति, भरतपुर की किस जाति ने? एक तो गुर्जर और मेवाती जाति ने। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को परेशान किया था। अब बात करते हैं आगे। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। कब? अक्टूबर 1857। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है और इसे नोट डाउन करना है कि यहाँ पर धौलपुर में क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र, एक तो ये, और हीरालाल के नेतृत्व में। तो धौलपुर में दो क्रांतिकारी महत्वपूर्ण, राव रामचंद्र और हीरालाल, तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रता पूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने, आप यहाँ से वापस देखिए, जयपुर के महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह, जयपुर का महाराजा का पदाधिकारी कौन था? राव शिव सिंह ने सलाह दी कि अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन। तो पूछा जा सकता है जयपुर महाराजा का पदाधिकारी तो कौन है? शिव सिंह, जिसने अंग्रेजों और क्रांतिकारी और बहादुर शाह से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का कहा। लेकिन उनका प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है जयपुर का महाराजा का? तो उसका नाम है पंडित शिवदीन महाराज। अंग्रेजों का साथ देने के लिए किसने कहा था? पंडित शिवदीन महाराज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि किसी पासबुक में मुझे देखने को नहीं मिली। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। कौन कौन थे? विलायत खां, मियाँ खां, उस्मान खां और सादुल खां। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई। अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। आपको तीनों नाम याद रखने हैं। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विरोध किया। तो टोंक, आप सब जगह नाम आ रहा है, तो टोंक में क्रांतिकारी किसके नेतृत्व में थे? मीर आलम खां के नेतृत्व में। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया गया। नवाब ने अंग्रेजों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। सैनिकों को डराने धमकाने का पूरा प्रयास किया। अब महत्वपूर्ण है सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। वहां तक क्रांतिकारी आ गए। सलूम्बर और कोठारिया का जो योगदान था वो देख लेते हैं। आवा जो जोधपुर में है के ठाकुर कुशाल सिंह, आवा का कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत सलूम्बर और रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान है। आपको ध्यान रखना है, सलूम्बर का रावत केसरी सिंह और कोठारिया का रावत
जोत सिंह। मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी आश्रय दिया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सका। किसके विरुद्ध? केसरी सिंह के विरुद्ध। कहाँ का था? सलुम्बर का था। अंग्रेजों द्वारा आवा गांव को तहस नहस कर दिया गया। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि कुशाल सिंह को सहायता किसने की? तो कोठारिया के रावत जोत सिंह ने सहायता की। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को शरण दी थी, सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वे भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया था। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी थी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ तरह के बदलाव होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए थे। अब असफलता के कारण क्या हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी जो नीति थी वहाँ वो झुक गए। दूसरा है, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। एकता भी नहीं थी और संपर्क भी नहीं था। फिर हम आगे देख सकते हैं कि मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के आदि नरेशों ने तात्या टोपे को सहयोग नहीं किया था। चौथा पॉइंट है, राजस्थान की 18 रियासतों में से संगठन और एकता का अभाव था। जो 18 रियासतें थीं, 19 रियासतों में से 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव दिखाई दिया। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया तो उन्होंने नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए, यानी अहम रोल अदा किया है राजस्थान के महाराजाओं ने। पांचवा है, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। नेतृत्व का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था और न ही वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियार की कमी का भी सामना करना पड़ा। लास्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना अधिकार यानी नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 1857 की क्रांति असफलता के परिणाम क्या क्या हैं? पहला, सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। दूसरा है, ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। तीसरा कारण है, परिणाम है कि राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश लग गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन हो गए, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया।
परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता का कोई भी भविष्य नहीं है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। चौथा परिणाम था अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि प्रादुर्भाव हुआ था। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः विप्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वाले में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। इस प्रकार हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। इनमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपको नोट डाउन करनी है, साथ के साथ चलना है। पूरी बुक्स का हम अध्ययन करेंगे, लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे। इनमें से थोड़ा सा सुधार करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपके लिए पहले ही इम्पोर्टेंट लगा के हम उसी का अध्ययन करेंगे, ताकि आपका समय बचे और इसमें हमें थोड़ी सी गति प्रदान हो। इस प्रकार हमने ये पूरा चैप्टर अध्याय 1 पूरा संपूर्ण समाप्त कर दिया है। तो आपको जो पासबुक में जो आपके नोट्स में नहीं है, इससे नोट डाउन करना है। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।